अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। नेक्स्ट आपकी डायरी पेज नंबर 49 और 52, 53। 49 पर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 52, 53 पर MCQs होंगे। ये आप लर्न करेंगे अच्छे तरीके से। तो पेज नंबर 49 पर सबसे पहले ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट से, इधर आप एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन। ये सारी लाइंस इंक्लूड करेंगे। सिर्फ गैलीलियो के वर्ड की जगह हु लिख लेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। WHO, हु। Who was the first scientist to notice that all the freely falling objects have the same acceleration? यानी किसने सबसे पहले ये चीज़ नोटिस की थी कि जितने भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जो आज़ादाना गिरते हैं नीचे, उनका एक्सीलरेशन सेम होता है। तो आंसर आप स्टार्ट करेंगे गैलीलियो के वर्ड से। गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सीलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, यहाँ तक गैलीलियो ने ये चीज़ सबसे पहले नोटिस की थी कि जितने भी आज़ादाना गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक्सेलरेशन सेम होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस पर इन्हिसार नहीं होगा। लेकिन ये तब होगा जब हम एयर रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दें। फिर चाहे आप एक बॉल थ्रो करें, फॉल करवाएं नीचे, और दूसरी तरफ आप एक कोई उससे लाइटर ऑब्जेक्ट फॉल करवाएं, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे। लेकिन आपको पता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है वो जल्दी नीचे आ जाता है एज़ कम्पेयर टू लाइटर। ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एयर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर ये ख़त्म कर दी जाए तो फिर तमाम ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मासेस, यानी मासेस पर इन्हिसार किए बग़ैर, चाहे एक हैवी ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, दोनों को अगर आपने सेम हाइट से थ्रो करेंगे तो वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएंगे। तो उसके बाद जो सेकंड अब आपने क्वेश्चन बनाना है, आपको ये वर्ड बोल्ड करके नज़र आ रहा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी को अंडरलाइन करके आप ऊपर लिख लें व्हाट इज़, तो ये बनेगा व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आंसर इसका यहाँ से है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज से लेकर ये एंड तक। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मुराद जब हम कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करवाते हैं, यानी ऊपर से नीचे गिरता है जब ऑब्जेक्ट, तो उसमें जो एक्सेलरेशन आता है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी के ज़रिए असर आ गया ना, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रही है, तभी वो नीचे की तरफ जो है वो फॉल करता है। तो द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय जी, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और जी बोल्ड करके लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स वैल्यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर फॉर बॉडीज़ फॉलिंग डाउन फ्रीली। जी इज़ पॉजिटिव एंड इज़ नेगेटिव फॉर बॉडीज़ मूविंग अप। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर रहती है। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे फॉल करता है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जब आप नीचे से ऊपर इसको थ्रो करवाएंगे, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल इसको आप किसी बॉडी को थ्रो करवाएंगे, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, इस पेज पर लर्न करना है आपने, होमवर्क नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर आपने आ जाना है 52 पर। पेज नंबर 52 पर MCQs हैं, बड़े ध्यान से निशान लगाने हैं आपने। पहला MCQ है, अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग लाइन विदाउट रोटेशन। ये सी वाली ऑप्शन स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा, फर्स्ट वाले MCQ की ऑप्शन सी वाली। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, किसी बॉडी की अपने एक्सिस पर मोशन कौन सी होती है? रोटेटरी मोशन होती है, हमने रोटेटरी मोशन में भी ये पढ़ा था। ठीक है, तो सेकंड वाले MCQ की ऑप्शन जो है वो बी वाली, रोटेटरी मोशन। नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? तो ये सी ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 4 पर है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वो कह रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, यानी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, ठीक है, तो फिर उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है
वो क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ठीक है, ये डी वाली ऑप्शन, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो आपने आ जाना है पेज नंबर 50, इसी 52 पर ही है, ठीक है, बाकी के जो 2 MCQ हैं, 5वां 6वां इसी पेज पर। A straight line parallel to time axis on a distance time graph tells that the object, वो कहता है एक straight line है parallel to time axis, यानी time axis के parallel, और ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, डी वाली ऑप्शन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी इसकी शेप देखी थी कि जब स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ग्राफ कौन सा हो, डिस्टेंस टाइम। तो ये वही उसने बात की है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है वो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो फिर इसका मतलब फिर ये हुआ कि बॉडी एट रेस्ट, बी वाली ऑप्शन। नंबर 6 पर स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज़ शोन इन द फिगर, ठीक है, इस फिगर की बात कर रहे हैं कि एक फिगर दी हुई है स्पीड टाइम ग्राफ के हवाले से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसमें स्टूडेंट ये जो सी वाली ऑप्शन है, ठीक है, ये आपने निशान लगा लेनी है, 6 वाले MCQ की ऑप्शन सी आपने लगा लेनी है। ये कैसे बनी है ऑप्शन सी, अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि ये स्पीड कितनी है कार की, 15 मीटर पर सेकंड, और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड्स। अब अगर आप शेप को गौर से देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, और अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो टोटल डिस्टेंस जो कार ने ट्रैवल किया है वो फाइंड हो जाएगा। तो टोटल एरिया अंडर द ट्रायंगल, और ट्रायंगल का फार्मूला एरिया का 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, वो हमने जब इक्वेशंस प्रूव की थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन में हमने ये फार्मूला देखा था। तो 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, बेस की वैल्यू आपकी 10 है और आल्टीट्यूड 15 है, तो बेस इंटू आल्टीट्यूड यानी 10 मल्टीप्लाई 15, ये 150 आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 भी है क्योंकि 1/2 है शुरू में, तो 150 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 75 आंसर आएगा। तो ये 75 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कार। फिर आपने 53 पेज पर अब आ जाना है, पेज नंबर 53 पर बाकी के MCQs निशान लगाने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इनमें से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो कर रहा है। स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन हमें मिलता है स्पीड टाइम ग्राफ से, तो पहले दो जो ऑप्शन हैं ए और बी, ये तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो सी और डी में हम देखेंगे तो सी वाली ऑप्शन जो है वो यूनिफॉर्म शो हो रही है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रही है, लेकिन एक्सीलरेशन तो है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ऊपर से नीचे आ रही है मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, लेकिन यूनिफॉर्म है। डी वाली जो अगर आप लाइन देखें तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, कर्व आ गई है इसमें, तो सी वाली ऑप्शन होगी। फिर उसके बाद 8 वाला है, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी होती है, सी वाली ऑप्शन है। A ball is thrown vertically upward, its velocity at highest point, एक बॉल आप थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर वो पहुंच कर उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, बी वाली ऑप्शन, 9 वाले MCQ की बी ऑप्शन, ज़ीरो जहाँ पर लिखा हुआ है। चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सेकेंड लास्ट MCQ, अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ए वाली ऑप्शन लगा लेनी है। उसके बाद लास्ट MCQ है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 20 सेकेंड्स, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज़ 250 मीटर। एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुई है और उसने 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर ली 20 सेकंड्स के बाद, तो डिस्टेंस वो कितना मूव किया होगा उसने, तो ये 250 मीटर आपने ये ऑप्शन निशान लगा लेनी है। तो ये स्टूडेंट्स आपके MCQ थे, इसको आपने लर्न करना है, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस बने हैं उनको भी लर्न करना है। एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आपकी कुछ कॉपीज़ आई हैं मेरे पास चेक होने के लिए, और आपने बिल्कुल जो है उस कॉपी को ऐसे ही छोड़ दिया हुआ था, किसी की राइटिंग ठीक नहीं है, कटिंग की हुई है,
और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने कही थी कि ये आपके स्कूल जो है वो बंद हो रहे हैं, छुट्टियां हो रही हैं, जब अनाउंसमेंट हुई थी तो मैंने कहा था छुट्टियों में कवर ज़रूर चढ़ाने हैं कॉपीज़ पर। किसी ने भी कवर नहीं चढ़ाया हुआ अभी तक, जितनी भी कॉपीज़ मेरे पास चेक होने के लिए आई हैं। तो ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। ये अपनी कॉपीज़ पर कवर चढ़ाएं। नेक्स्ट टाइम जब कॉपी मेरे पास चेकिंग के लिए आए तो उस पर कवर ज़रूर चढ़ाओ, वरना फिर आपकी कॉपी मैं चेक नहीं करूँगा। ये बहुत समझ लें कि मैंने स्ट्रिक्टली आपको ये अनाउंसमेंट दे दी है, कवर के बगैर जो है ना आपकी कॉपी मैं चेक नहीं करूँगा। तो ये बाकी फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।